अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं मकसदियत के बारे में, ऑब्जेक्टिव, गोल सेटिंग एंड obviously how to achieve those goals. Let me give you an example here. हम सब जापान से वाकिफ हैं, हम चाइना से भी वाकिफ हैं, और हमें आज पता है कि जापान और चाइना दोनों कहाँ खड़े हैं। तो बात कुछ इस तरह शुरू हुई कि 1931 में जापान ने चाइना के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। चाइना को ऑब्वियसली ये बात बड़ी बुरी लगी। इस वाक़ये के तकरीबन 6 साल बाद 7 जुलाई 1937 को मार्को पोलो ब्रिज का वाक़या बीजिंग के करीब पेश आया, जिसमें जापान ने पहली गोली चलाई, और बिल आखिर कहते हैं कि इस खित्ते में यही वाक़या दूसरी जंग अज़ीम का बायस बना। टाइम गुजरता रहा, दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो गई। जापान को एहसास हुआ कि उसे अब सरवाइव करने के लिए खुद को इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसी सिलसिले की एक कड़ी में जापान ने चाइना में एक स्टील मिल कायम करना थी। मुआहिदा हो गया, लेकिन अचानक ही वो मुआहिदा मनसूख कर दिया गया चाइना की तरफ से, क्योंकि उनके दिल में, चाइनीज़ के दिलों में, मार्को पोलो ब्रिज का वाक़या अभी तक ताज़ा था। जापान को बड़ी मायूसी हुई, लेकिन क्योंकि वो गलती पर थे इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाए, और उन्होंने ये इरादा कर लिया था कि अगर तो हमने खुद को इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने होंगे। कुछ टाइम और गुजरा, चाइना की हुकूमत चेंज हो गई, नए वज़ीर आज़म ने ओपन डोर पॉलिसी का ऐलान कर दिया, तो जापान को दोबारा वहाँ काम करने का मौका मिल गया। जापान बड़ा खुश हुआ और उन्होंने चाइना में काम करना स्टार्ट कर दिया। इस बिजनेस की वजह से चाइना में एक जोरश बर्पा हो गई। इतने लोग, इतने टूरिस्ट वहाँ जाने लगे कि 3 महीने पहले आपको जहाज़ की सीट बुक कराना पड़ती थी। जापान ने अपना मकसद हासिल कर लिया था, क्योंकि वो वहाँ पे कारोबार कर रहा था और बड़े कामयाबी के साथ कर रहा था। एक टूरिस्ट, कोई 1985 का वाक़या है, चाइना गया तो उसने ये खबर सुनाई कि 1987 तक चाइनीज़ एक ऐसा म्यूज़ियम कायम करना चाहते हैं जहाँ पे वो लोगों को, दुनिया को ये बताएंगे कि जापानियों ने उन पर कैसे कैसे जुल्म किए, क्योंकि 1987 में मार्को पोलो ब्रिज वाक़ये को 50 साल मुकम्मल हो रहे थे। दुनिया ने बड़ी कोशिश की कि वो जापान से इसके बारे में उनका मौक़िफ़ लें, लेकिन जापान ने चुप साध ली। जब बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया तो जापानियों ने सिर्फ ये कहा कि चाइनीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि वो हमारे ज़मीर को कैसे झंझोड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोले। उनकी इसी रवैये की वजह से चाइना ने पुरानी ताक़ियातों को भुला दिया और वो एक नई डगर पे चल निकले। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके सामने एक बड़ा मकसद होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसे आपने अचीव करना होता है, तो आपको अपनी गलतियों से सबक सीखकर और माफ़ी मांगकर आगे बढ़ जाना चाहिए। पुरानी तल्ख़ यादों को या अपनी से हुई की गई ज़्यादतियों को ना मानना या उन पर पर्दा डालना और ख़ुद को ये कहना कि जी मैं ठीक हूँ, हम ठीक हैं, ये कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देता। हमारी कौम में जो सबसे बड़ी एक खामी है वो यही है
कि हमारे सामने कोई मकसद नहीं है। अगर हमें एक मकसद दे भी दिया जाए तो हम दीवार में कच्ची ईंट साबित होते हैं। अगर हमारे सामने कोई बड़ा मकसद हो और उस पर हम सब मिलकर काम करने की ठान लें तो यकीन माने हमें भी इस दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।